चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th एंड बीएससी स्टूडेंट। एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? सेल में होता है एंड सब सेल में होता है। और जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे हाई होती है, और जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होने के कारण, साथ में उनका न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन कम होने के कारण वो किसी दूसरे एटम के साथ मर्ज होकर के कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते रहते हैं। अगर हम कोई सॉलिड कंसीडर करें जिसमें n एटम है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस सॉलिड में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जो फ्री हो। वो किसी न किसी दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने आप को फ्री नहीं रखेगा, यानी मर्ज हो जाएगा। तो मैंने कुछ लाइन नोट किया है, आप उस लाइन को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। जैसे यहाँ पर लिखा है, एनी सॉलिड हैविंग n नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद अनदर एटम। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल मर्ज विद अनदर एटम ड्यू टू द लेस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ये तो आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार से एक एटम का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक इसी प्रकार उनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी भी होती है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ मर्ज होती रहती है। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। मान लेते हैं कोई एटम है वो केवल सिंगल है। अगर सिंगल एटम है तो सिंगल एटम में देख सकते हैं आप 3s वाला एनर्जी लेवल है और 3p वाला एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनर्जी का एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि भाई 5 एटम से मिलकर बना हुआ कोई भी सॉलिड है, तो उस केस में देखो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मिल रहा है। 3s में आपको 5 देखने को मिल रहा है, 5 बैंड देखने को मिल रहा है, 3p में भी 5 बैंड देखने को मिल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जो एनर्जी है उनकी करस्पॉन्डिंग ये भी मर्ज होती है। तो स्टूडेंट, जिससे ऊर्जा का एक बैंड तैयार होता है जिसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यह एटम के लिए बनाया गया है, तीसरा वाला फिगर। अब कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और फॉरवर्ड एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड को 3 भागों में बांटा गया है। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड में वही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो धारा का प्रवाह करते हैं, करंट कंडक्शन करते हैं। बैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो केवल बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं, और फॉरबिडन एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इनके यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच के गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। और इन्हीं के बेस पर किसी भी सबस्टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। अब समझते हैं कि भाई कंडक्टर क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट, कंडक्टर में नहीं, से पहले इंसुलेटर देख लें। इंसुलेटर में जो बैलेंस बैंड होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है, जबकि कंडक्शन बैंड जो होता है वो खाली होता है, और के बीच में जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। डायमंड के केस में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिस कारण क्या होता है, हमें डायमंड को, अगर डायमंड में करंट कंडक्शन करवाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद कर कंडक्शन बैंड में दाए जाएंगे और धारा का प्रवाह करेंगे। वही कंडक्टर केस में क्या होता है, यहाँ पर आप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैपिंग होती है, और सिल्वर कॉपर एल्बिडियो उसकी एग्जाम्पल है। इनके बीच में गैपिंग बहुत कम होती है, जिस कारण क्या होता है, कंडक्शन बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जम करते रहते हैं और धारा का प्रवाह आसानी से होता रहता है। सभी कंडक्टर में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में। और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही काम का है। तो ये हमारा लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।